नमस्कार दोस्तों, विनायक मेडिकल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है डायरिया। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। डायरिया होता क्या है? सिंपली है दोस्तों, लूज स्टूल या वाटरी स्टूल। अगर मान के चलिए किन्हीं को लूज स्टूल या वाटरी स्टूल हो रहा है दिन में 3 बार से अधिक या 24 आवर्स के अंदर 3 बार से अधिक, जब कभी भी लूज या वाटरी स्टूल होता है तो ऐसी कंडीशन को ही दोस्तों हम डायरिया कहते हैं। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को लूज स्टूल 3 से अधिक बार होता है तो ऐसी कंडीशंस को दोस्तों हम डायरिया कहेंगे। नेक्स्ट आते दोस्तों कॉजेस कि इसके आकर होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला होगा दोस्तों यहाँ पे इन्फेक्शियस रीजन भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस रीजन भी हो सकते हैं। क्या क्या होगा दोनों में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस में क्या हो सकता है? ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं? जैसे विब्रियो कॉलरा हो गया, सल्मोनेला टाइफी हो गया। तो इन बैक्टीरियाज के कारण होगा, तो बैक्टीरियाज इन्फेक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वायरस, जैसे रोटा वायरस के कारण हो सकता है। देन पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। तो पैरासाइट्स में एमीबा, हिस्टोलाइटिकल आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है फंगस। तो फंगस के कारण भी दोस्तों हो सकता है, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन्स। तो यह बेसिकली वैसा भी कारण होंगे जहां पे किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक और फंगल सभी तरह के इन्फेक्शंस के कारण डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। तो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होगा दोस्तों? जहां पे इंटेस्टाइन, जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, जब इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती न्यूट्रिएंट्स को तो उसके कारण जो कंडीशन डेवलप होती है उसे हम कहेंगे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो इसके कारण भी दोस्तों हो सकता है। नेक्स्ट है सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज का मतलब यदि मान के चलो आप इंटेस्टाइन में कोई डिसीज हो जाती है तो उसके कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण भी दोस्तों ऐसी कंडीशन हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब मिल्क का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होना। अगर मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है या ठीक तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन जो होगी वह लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हेडस्प्रंग डिसीज। अब अगर मान के चलिए लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल जो है बाहर निकलने में परेशानी हो रही है या स्टूल प्रॉपरली आउट नहीं हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, तो इस कंडीशन को हम हेडस्प्रंग डिसीज कहेंगे। तो यह सभी दोस्तों कॉजेस हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस और इन्फेक्शियस कॉजेस। ये सभी जो है वह हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टाइप्स कि कितने प्रकार के डायरिया होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 3 प्रकार के डायरिया होते हैं। पहला होगा दोस्तों एक्यूट डायरिया, दूसरा होगा परसिस्टेंट डायरिया और तीसरा होगा क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया का मतलब क्या होगा दोस्तों कि जब किसी भी व्यक्ति को 1 से 2 दिन तक डायरिया रहता है और विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाता है। अधिकतम जो होगा ये 2 वीक तक हो सकता है, बट यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है, यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार का डायरिया जो होगा दोस्तों वह कहलाएगा हमारा एक्यूट डायरिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया क्या होगा कि जब डायरिया 2 to 4 वीक तक हो तो इस कंडीशन को हम कहेंगे परसिस्टेंट डायरिया। अगर मान के चलो 2 से 4 वीक तक डायरिया रहता है तो दोस्तों यह हमारा परसिस्टेंट डायरिया कहलाएगा। नेक्स्ट है क्रोनिक डायरिया। अब क्रोनिक डायरिया क्या होगा दोस्तों कि जब डायरिया का जो ड्यूरेशन होगा वह 4 वीक से अधिक हो और यह जो होगा ऐसी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। वैसे तो अगर डायरिया 1 वीक 2 वीक भी होता है तो भी यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, क्योंकि इस इतने समय में इतनी अधिक मात्रा में बॉडी से फ्लूइड जो होता है वह लॉस होगा कि यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बन सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक्यूट डायरिया ड्यूरेशन अप टू 2 वीक, persistent diarrhea duration up to 2 to 4 week, and chronic diarrhea more than 4 week will called types of diarrhea.
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि सिम्टम्स। अब हमें इनमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जानते हैं डायरिया अगर होगा तो बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा, ऐसे में टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। फिर आपका पेट दर्द, सीवियर कोलिक पेन आपको देखने को मिल सकता है। वोमिटिंग हो सकती है, म्यूकस में ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, नाउजिया की कंडीशन बनने की, डिजीनेस या चक्कर आ सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने के कारण। पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग रहेगा, यूरिन, एब्सेंस ऑफ यूरिन या लैक ऑफ यूरिन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी से फ्लूइड लॉस हो चुका है। तो ऐसे में यूरिन आउटपुट भी जो होता है वह भी आपको बहुत कम या समटाइम एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट भी देखने को मिलेगा। समटाइम्स टीयर्स, बच्चों में आंसू भी आपको देखने को मिलेगा कि आंसू भी नहीं आते हैं। साथ ही साथ हाइपोटेंशन की भी यहाँ पे कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा कई सारे और भी फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, बट ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो आपको पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डायग्नोसिस की। अब हम इसे डायग्नोस्ट किस तरह से करेंगे। तो सिंपली है, यहाँ पे हम डायग्नोस करने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन या स्टूल को कल्चर कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं सीबीसी, जिससे हमें पता चल जाएगा अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो। उसके अलावा डिहाइड्रेशन असेसमेंट टेस्ट हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा भी हमें पता चल जाएगा कि कितने मात्रा में जो फ्लूइड है वह लॉस हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम एंटी डायरियल ड्रग्स दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल हो गया या और भी जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, अगर फीवर होता है पेशेंट को तो हम आईवी थेरेपी या रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, जिससे कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको हम मेंटेन कर सके। सॉफ्ट डाइट देंगे हम पेशेंट को, कोई भी स्पाइसी चीज़ों को, मसालेदार चीज़ों को अवॉइड करने को कहेंगे, सॉफ्ट डाइट सिंपली देंगे। ओआरएस हम देंगे, बच्चा है अगर 2 साल से कम की एज है बच्चे की तो हम लगभग 500 ml पर डे ओआरएस उसे देंगे। अगर मान के चलो बच्चे की एज 2 to 10 ईयर के बीच में है तो हम 1000 ml पर डे ओआरएस देंगे। 10 साल से अधिक है बच्चा तो 1500 ml ओआरएस हम यहाँ पर दे सकते हैं। बच्चा जो है 1 to 2 ईयर की एज में है तो यहाँ पे हम लोग 6 to 800 ml देंगे। 4 मंथ तक का है तो हम यहाँ पे 200 to 400 ml ओआरएस देंगे। 4 मंथ टू 11 मंथ का बच्चा है अगर तो उस कंडीशन में हम 400 to 600 ml पर डे दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं, और अगर किसी भी तरह से इन्फेक्शन है, सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो बेसिकली यह चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे दोस्तों प्रिवेंशन के तौर पे भी कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसे हम कहेंगे, कि जो भी लोग हैं हम उन्हें कहेंगे सिंपली कि आप पानी जो है अच्छी तरह से पिए। स्पेशली अगर रेनी सीजन्स की बात करें तो पानी गंदा होता है, तो ऐसे में उबाल कर और छान के अच्छी तरह से पानी पिए। पानी जब भी पीते हैं साफ जगह का पानी पिए। मोस्टली ये डिसीज वाटर के कारण ज़्यादा होती है, इसलिए हमें वाटर पे और खाने पीने के पे भी ध्यान देना चाहिए। लंबे समय से प्रिजर्व की हुई चीज़ों को खाने से बचे। तो यह बेसिकली हम यहाँ पे प्रिवेंशन के तौर पे भी उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा टॉपिक। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।